हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर और डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स को हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम एंड नॉन एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम। जो ऑर्गेनल्स एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखे गए हैं वो ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो अकेले अपना फंक्शन नहीं कर सकते, जिनको हेल्प चाहिए होती है दूसरे ऑर्गेनल्स की, जो हमेशा कोऑर्डिनेशन में अपना काम करते हैं। तो एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसकी। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम ऑर्गेनल्स विच डू फंक्शन इन कोऑर्डिनेशंस। ओके, और ये जो सिस्टम होता है इसको हम बोल सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स। ठीक है, देन इसके बाद ईच ऑर्गेनल इज डिस्टिंक्ट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट टुगेदर मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब वैसे तो सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और अपना फंक्शन करते हैं कोऑर्डिनेशन में विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इज़ अ 3D एंड इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे ट्यूब का नेटवर्क प्रेजेंट होता है, अभी डायग्राम में देख लेंगे। तो ये प्रेजेंट होता है हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेस, यानी कि स्पेस विद इन द सेल। इंट्रासेलुलर मीन्स विद इन द सेल जो स्पेस होता है वो डिवाइडेड होता है 2 कंपार्टमेंट्स में। एक कंपार्टमेंट जो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है उसको बोलते हैं ल्यूमिनल, एंड एक जो बाहर होता है यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर, तो उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। कुछ राइबोसोम्स भी अटैच होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर, जो इसको एक अलग ही पार्ट शो करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्ट होता है एक तरफ से तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, एंड दूसरी तरफ से ये अटैच होता है सेल मेम्ब्रेन से। नाउ टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह का होता है हमारे पास। SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि स्मूथ, इसका सरफेस जो होता है स्मूथ होता है, इट मीन्स इट डू नॉट बियर एनी राइबोसोम्स। एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका सरफेस रफ होता है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। तो इसीलिए इसको रफ बोलते हैं और इसको स्मूथ बोलते हैं। देन सेकेंड, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका मेन फंक्शन होता है लिपिड सिंथेसाइज करना, एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो ये हो गए हमारे टाइप्स। अब हम कर लेते हैं इनकी लोकेशन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी सेल्स में होता है, ज़्यादातर ये मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स के अंदर ये होता है, जैसे सेल ऑफ लीवर, पेनक्रियाज, स्टोरेज सेल्स, एडिपोज सेल्स जिसको हम बोलते हैं। और रिड्यूस्ड होता है ये स्पर्मेटोसाइट्स में, यानी कि कम रिड्यूस्ड डेवलप होता है ये, और एब्सेंट होता है ये एग्स में, मैच्योर RBCs में एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो लगभग ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होंगे। ओनली राइबोसोम्स इज प्रेजेंट बिकॉज इट डू नॉट हैव मेम्ब्रेन। नाउ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका एक फंक्शन मैंने पीछे डिफरेंस में बताया था, लिपिड सिंथेसिस करते हैं ये। सेकंड, इट डिटॉक्सिफाई द टॉक्सिक केमिकल्स, जो भी हमारी बॉडी में कोई टॉक्सिक केमिकल्स है उसके इफेक्ट को डिटॉक्सिफाई यानी कि ख़त्म कर देते हैं। ER प्रेजेंट इन मसल सेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी मसल सेल्स के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को जो रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हो गए हमारे SER के फंक्शन। नाउ वी विल डू फंक्शन ऑफ RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ये। इट प्रोवाइड एंजाइम प्रिकर्सर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम बनाने के लिए जो एंजाइम की ज़रूरत होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही प्रोवाइड करते हैं। एंड इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द राइबोसोम्स। राइबोसोम ज़्यादा से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इसलिए सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। देन इसके बाद आता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ER।
ER का जो स्ट्रक्चर होता है इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। आप यहाँ देख रहे हैं, दीज आर द सिस्टर्ने, these are the tubules and these are the vesicles. Now second cell organelle, it is Golgi bodies, or you can say Golgi complex or Golgi apparatus. It was discovered by Camillo Golgi in 1898. It is a complex cytoplasmic structure. साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बना हुआ होता है। ये भी वही 3 पार्ट जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थे, सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड एक पार्ट है वैक्यूल्स। तो उसका स्ट्रक्चर जो बना हुआ होता है सिस्टर्ने, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड वैक्यूल से बना होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये एब्सेंट होते हैं, लेकिन सभी यूकैरियोट सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ कुछ ही सेल्स हैं यूकैरियोट्स की जिसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते, वो है सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स, स्पर्म ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड आरबीसीज ऑफ मैमल्स। इनमें गोल्जी अपरेटस एब्सेंट होता है, बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट होता है। In plant cells, Golgi apparatus are smaller in size and they are flat membranous vesicle type structure found in the plant cell. Now functions of Golgi apparatus. Number 1, all the glandular cells depend upon Golgi complex for packaging of their materials. Okay, they are excrete out. It is excrete out of the cells through exocytosis. Exocytosis means जो सेल वैक्यूल का कंटेंट होता है जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाता है तो वैक्यूल के अंदर के कंटेंट सेल मेम्ब्रेन बाहर की तरफ आ जाते हैं, इसे हम एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट फंक्शन जो है इट इज़ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स विच आर सिंथेसाइज्ड बाय RER एंड SCR। जो भी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं, इसी ऑर्गेनल के सिस्टर्ने के पास, ठीक है। और वहाँ जाकर ये कंबाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ और क्या बना देते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। क्योंकि जो ग्लाइको वर्ड है ये रिलेट करता है कार्बोहाइड्रेट से। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच होते हैं तो इसको ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, अगर ये लिपिड के साथ अटैच होते हैं तो इसको ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। यह आपने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। नेक्स्ट जो सियालिक एसिड एंड गैलेक्टोज होते हैं ये भी गोल्जी बॉडीज़ के अंदर बनते हैं। सियालिक एसिड यहाँ पर एक एसिडिक शुगर है। नेक्स्ट जो है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन्स बनाती है दे आर मेडिएटेड बाय गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट इसके बाद जो एक्रोजोम होता है, स्पर्म जो मेल गैमीट होता है उसके ऊपर जो छोटा सा पार्ट एक्रोजोम होता है, दे आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडीज़ विद द हेल्प ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स की हेल्प से स्पर्म का जो एक्रोजोम पार्ट है वो गोल्जी बॉडीज़ ही बनाती हैं। सम ऑफ द वेसिकल्स या फिर वैक्यूल्स होते हैं जो गोल्जी बॉडीज़ के, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर भी करते हैं एंड दे फॉर्म प्राइमरी लाइसोसोम्स, और यहाँ से फिर वो प्राइमरी लाइसोसोम्स बना देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल ऑर्गेनल है इट इज़ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था सबसे पहले क्रिश्चियन डी ड्यूव ने इन 1955 में। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, ये स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के अंदर जो कैटेगरी बना रखी है वो है एसिड फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, प्रोटीएज, पेप्टिडेज, न्यूक्लिएज, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेज, ये सारे के सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। और इन एंजाइम्स को हम एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम बोलते हैं क्योंकि ये अपना फंक्शन या ये एक्टिव होते हैं सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही। नेक्स्ट इसके पास जो हमारे पास है वो है नेक्स्ट लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है सुसाइडल बैग? जब सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाते हैं और इनके अंदर के एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं और अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, हमने पढ़ाई है। तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर से आने वाले पार्टिकल्स को या फूड के साथ जो पार्टिकल्स आते हैं उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो लाइसोसोम्स को हम क्या कह सकते हैं, डाइजेस्टिव बैग्स कहते हैं।
देन इसके बाद लाइसोसोम्स जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज़ एंड ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी लाइसोसोम से। ये स्मॉल साइज़ के होते हैं और इनके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स होते हैं जिनको हेट्रोफैगोसोम्स भी बोलते हैं। तो कैसे बनते हैं ये? जो भी कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आता है बाय फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के बाद ये बना देता है फैगोसोम, या आप इसको बोल सकते फैगोसाइटोटिक वैक्यूल। ये फैगोसाइटोटिक वैक्यूल फिर प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलकर के, प्राइमरी लाइसोसोम कहाँ से आए? ये हमने गोल्जी एपरेटस के लास्ट फंक्शन में अभी पढ़ा है कि गोल्जी एपरेटस फॉर्म द प्राइमरी लाइसोसोम्स। ये प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड यहाँ से फैगोसाइटोटिक वैक्यूल जो होते हैं ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोफैगोसोम्स। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अब आ गया फॉरेन पार्टिकल्स प्लस में जो प्राइमरी लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स थे, ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो अब ये एंजाइम्स इन फॉरेन पार्टिकल्स को तोड़ना शुरू कर देंगे। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा, जो चीज़ डाइजेस्ट होगी है वो साइटोप्लाज्म में चली जाएगी एंड फाइनली जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है हेट्रोफैगोसोम्स, उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगा, यानी कि जो पार्ट डाइजेस्ट नहीं हुआ वो सेकेंडरी लाइसोसोम में रहेगा और जो चीज़ डाइजेस्ट हो गई वो साइटोप्लाज्म में चली जाएगी। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेजिडुअल बॉडीज़। ये वो लाइसोसोम्स होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं, या आप इसको कह सकते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स जिसके अंदर वेस्ट मटेरियल बचा रहता है, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? रेजिडुअल बॉडीज़ में। रेजिड्यू का मतलब क्या है? जो चीज़ बच जाती है। अब जो ये रेजिडुअल बॉडी है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ कर जाएगी और अपने अंदर के मटेरियल को बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देगी बाय एक्सोसाइटोसिस। नेक्स्ट जो है वो है ऑटोफैगिक वैक्यूल, या फिर आप कह सकते हैं ऑटोफैजिक वैक्यूल। ये कैसे बनते हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूज़न ऑफ नंबर ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम्स। बहुत सारे प्राइमरी लाइसोसोम्स होते हैं जो फ्यूज़ करके ऑटोफैजिक वैक्यूल बनाते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी सेल के सेल कंपोनेंट्स जो भी डेड हो गए हैं या एबनॉर्मल है उनको ये डाइजेस्ट कर देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन द लाइसोसोम्स। तो इनको हम बोलते हैं ऑटोफैगी, क्योंकि ये अपनी ही सेल के कंपोनेंट को खा रहे हैं तो इसलिए इनको ऑटोफैगी बोला जाता है। तो इट हेल्प इन डिस्पोजल ऑफ सेल डेब्रिस। जो भी सेल के अंदर का कंटेंट है, जो भी वेस्ट हो चुका है, उसको ये सेल से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर ही हमारा हो गया लाइसोसोम कंप्लीट। नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? दे आर दी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल फाउंड इन दी साइटोप्लाज्म। इनके अंदर प्रेजेंट होता है वाटर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर मटेरियल्स विच आर नॉट यूजफुल फॉर दी सेल्स। जो सेल के लिए यूज़फुल नहीं होते वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और अदर मटेरियल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये कवर्ड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से जिसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है इसने 90% प्लांट सेल के स्पेस को कवर किया हुआ होता है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल स्मॉल साइज़ के होते हैं और वो पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होते हैं। तो प्लांट सेल के अंदर एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है जिसने 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को कवर किया होता है, लेकिन एनिमल सेल्स के अंदर ये स्मॉल साइज़ का होता है और पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड होता है। वैक्यूल्स 4 टाइप्स के हैं हमारे पास: सैप वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड एयर वैक्यूल। जो सबसे पहले हमारे पास सैप वैक्यूल है, इसके अंदर जो लिक्विड सब्सटेंस होता है उसको हम बोलते हैं सैप, इसलिए इसका नाम है सैप वैक्यूल। तो दे आर फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल्स विच आर सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ सिंगल परमिएबल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ये वही है जो सिंपल प्लांट सेल के अंदर हम देखते हैं प्रेजेंट होता है। A number of small sap vacuoles fuse to form a single large central vacuole। ये कैसे बनता है? बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स मिलकर के एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बना देते हैं और ये वैक्यूल हेल्प करता है टू एक्सचेंज द मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इसके बाद इसके फंक्शंस, क्योंकि इसके अंदर मिनरल्स, सॉल्ट, शुगर, अमीनो एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, तो दे मेंटेन अ प्रॉपर ऑस्मोटिक प्रेशर in the cell for its turgidity and water absorption।
तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है इसके अंदर, और इस वजह से ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को सेल के अंदर, जिससे सेल की टर्जिडिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन मेंटेन रहते हैं। और इनका मेन फंक्शन होता है सेल इनलार्जमेंट में। नेक्स्ट जो वैक्यूल है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है ये कुछ प्रोटिस्टेंस के अंदर पाया जाता है। जो किंगडम प्रोटिस्टा थी हमारे पास, उसके अंदर आने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें से कुछ एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। जैसे मोस्ट कॉमन अमीबा आपने सुना होगा, और एल्गिल सेल्स होती हैं जो एल्गी वगैरह इनके अंदर ये पाया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स नाम से ही है, ये एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट करता है, और हम कह सकते हैं इसके पास हाईली कोलैप्सिबल मेम्ब्रेन होती है जो फीडिंग कैनाल्स के साथ जुड़ी हुई होती है। ये कैनाल्स क्या करती है, वाटर को ऑब्टेन करती है विद और विदाउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, और उन्हें लेकर के ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर डाल देती है, जिससे वैक्यूल स्वेलअप हो जाता है और कोलैप्स करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जो एक्सोसाइटोसिस आपने सुना है, सेम वही प्रोसेस यहाँ होती है, और फिर वही मटेरियल फिर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होकर के बॉडी से बाहर की तरफ चला जाता है। तो इट टेक पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे ही वाटर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर एक्सेस अमाउंट में होगा, तो ये वैक्यूल क्या करेगा, एक्सेस वाटर को सेल से रिमूव कर देगा और सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन कर देगा। तो इट टेक पार्ट इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो वर्ड कहीं पे भी आए, इट मीन्स दे हेल्प टू रेगुलेट द वाटर कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इट इज़ फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल पाया जाता है, ये भी कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं प्रोटिस्टा के अंदर, और कुछ लोअर एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसकी हेल्प से न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट किया जा सकता है, और इनका फंक्शन यही है, डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स में ये हेल्प करते हैं। इसके बाद लास्ट एयर वैक्यूल। एयर वैक्यूल्स को हम गैस वैक्यूल्स भी बोलते हैं। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, और हर वेसिकल सराउंडेड होता है एक प्रोटीन मेम्ब्रेन से, एंड कवर दी मेटाबॉलिक गैस को उसने कवर किया होता है। एंड इसका फंक्शन जो है, दे हेल्प टू प्रोवाइड बायोन्सी। बायोन्सी क्या होता है, जो पानी में रहने वाले एनिमल हैं उनको डूबने से बचाता है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस। तो ये वैक्यूल हमारा फिनिश हो गया है। इसके साथ हमारा जो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम है, जिसके अंदर गोल्जी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स आते हैं, वो टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे, इट विल बी नॉन एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इसके अंदर जो ऑर्गेनल्स आएंगे वो होंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक।